ने नोवियो का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोलने वाला एंथनी ही था और उसे देखकर चौंक गया। यंग मास्टर, उसने हकलाते हुए कहा। आपको इस तरह चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, लुसियन ने शांति से कहा। क्या तुम ठीक हो? ऐसे घूमना नहीं, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। बहुत समय हो गया था जब एंथनी इतना परेशान दिखाई दे रहा था। यह मनोरंजक था, लेकिन पहले काम निपटाना जरूरी था। मैं अपने पिता से मिलने आया हूँ। क्या वह अंदर हैं? प्रभु अंदर हैं। एंथनी ने शांत होने की कोशिश की। लुसियन, जो उसके लिए पोते की तरह था, बेहोश हो गया। इसलिए एंथनी घबरा गया, लेकिन ये स्वाभाविक था कि वह उस पल में नहीं था क्योंकि वह हर समय हर चीज पर अपना हाथ नहीं रख सकता था। तो फिर मुझे संदेश दे दो। युवा मालिक, आप तो अभी अभी गिर पड़े। एंथनी, मैं आज ये बात दोबारा नहीं कहना चाहता। ठीक है, मैं भगवान को बता दूंगा। थोड़ी देर बाद लुसियन एंथनी के पीछे कमरे में गया। ठीक समय पर कमरे का दूसरा दरवाजा खुला था। नोवियो ने लुसियन की ओर देखा और कहा, अंदर आइए। हाँ पिताजी। दो लोग सोफे पर बैठे थे और नोवियो ने जटिल चेहरे से लुसियन को देखा। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ, मैं जाग गया और मैं ठीक हूँ। क्या मैं अपने पिता के कमरे में ऐसे ही नहीं चला गया था? फिर भी नोवियो की गंभीर अभिव्यक्ति मिट नहीं पाए। तुम किस तरह की सजा चाहते हो? नोवियो की आवाज भारी थी। सजा, जैसे कि यह पर्याप्त नहीं है कि पुजारियों ने मेरे द्वारा निर्धारित नियमों को तोड़ा है, उन्होंने आपको नुकसान भी पहुंचाया है। नोवियो की भौहें उसके माथे के बीच तक सिकुड़ गईं जब उसने ऐसा कहा। कार्सन और उस जगह पर मौजूद पुजारियों के अनुसार, कार्सन ने कहा कि आप वहां मौजूद थे। और एक मंदिर जो आपके संविधान को जानता है, उसके लिए ऐसा करना क्रोनिया पर हमला करने जैसा है। जैसा कि नोवियो ने कहा, ये क्रोनिया के मंदिर पर हमला था। दिव्य एलर्जी वाला व्यक्ति वास्तव में प्रकाश की शक्ति से मर सकता है। मेरे पिता क्या चाहते हैं? लुसियन ने पूछा। मजेदार बात यह है कि नोवियो को ही इस घटना से सबसे ज्यादा फायदा हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस घटना में मंदिर ही गलत था और उसके पास ऐसी शक्ति थी जिसका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता था। मंदिर के खिलाफ इस रसाक्षी में क्रोनिया परिवार फायदेमंद पक्ष में था। हालांकि नेवास्ट के पवित्र साम्राज्य की विशाल शक्ति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। फिर भी यह मंदिर की शक्ति को पराजित करने का एक बड़ा अवसर था। नोवियो ने लुसियन के इरादों को भांप लिया और फिर हल्का सा मुस्कुराया और पूछा, मुझे बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? दो बातें। लुसियन के शब्दों पर नोवियो ने सिर हिलाया। मैं नहीं चाहता कि आप मुझे इस भोज में जाने से रोकें। पहला अनुरोध सुनते ही नोवियो ने अपनी नाक से सांस बाहर निकालकर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। दूसरी बात, मैं चाहता हूं कि तुम उस लड़के को मेरा बटलर और अनुरक्षक नियुक्त करो जिसे मैं उस दिन लाया था। तुम्हारा मतलब उस लड़के से है? हाँ, नोवियो ने थोड़ी तीखी आवाज में पूछा, जैसे कि वह खुश नहीं था। क्या लड़के ने पहले ही हलचल नहीं मचाई थी? मुझे पता है कि मेरे पिता इस बात से चिंतित हैं कि लड़के की पहचान अनिश्चित है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? लुसियन के होंठ ऊपर उठ गए। सबसे पहले, जानी पहचानी पहचान वाले लोगों ने भी मुझे धोखा दिया। मैंने सीखा है कि विश्वासघात के लिए पहचान की निश्चितता की जरूरत नहीं होती। नोवियो कुछ पल के लिए रुक गया। नोवियो इस बात से भी दुखी था कि लुसियन के दिल का घाव अभी तक ठीक नहीं हुआ था। मुझे लोगों की जरूरत नहीं है। मुझे बस एक आज्ञाकारी कुत्ता चाहिए। लेकिन चूंकि कुत्ते संवाद नहीं कर सकते, इसलिए आपको एक अच्छा श्रोता चाहिए। यह एक तरह से उल्टा लगता है, लेकिन ये स्पष्ट था कि लुसियन को इसी की जरूरत थी।
जब तुम्हें कुछ भी पता नहीं होगा तो मैं उसे वश में कर लूंगा, इसलिए कृपया निश्चिंत रहो। बात करने के बाद लुसियन ने नोवियो से नजरें मिलाईं, ताकि उसका सच्चा दिल नोवियो तक पहुंच जाए। ह्यूम के कमरे में क्या हुआ और नोवियो के साथ ऐसा क्यों हुआ, इसकी जानकारी पहले से ही थी। नोवियो ने सांस अंदर और बाहर ली। माफी मांगने आए पादरी के माध्यम से उन्होंने पुष्टि की कि लड़का नशा नहीं करता था। आपका शरीर कैसा है? रसेल ने ह्यूम के नए तथ्य की प्रशंसा की। तो आपने जो दो चीजें मांगी हैं वे कठिन नहीं हैं। नोवियो ने लुसियन की ओर ऐसी नजर से देखा जैसे एक और की मांग कर रहा हो। लालची मत बनो। लुसियन ने अपने खुजली वाले मुंह को सहन किया। नोवियो चाहे अपने पिता से कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह अभी भी क्रोनिया का मुखिया था। यह अवसर बार बार नहीं आता। उसे वह सब कुछ मिल गया जो वह चाहता था, इसलिए उसे बचाना ठीक था। मैं अगली बार आपसे पूछूंगा। यह एक बुद्धिमानी भरा निर्णय है। प्रेमी भी संतोषपूर्वक मुस्कुराया। जरूर पिताजी, मैं एंथनी से अलग से बात करूंगा। इसे करें। नोवियो लुसियन के पीछे पीछे उसकी सीट से उठा और उसने अपना कुल्हा ऊपर उठाया। इस भोज में जब नोवियो ने अचानक बात करना बंद कर दिया तो लुसियन ने पूछा, क्या? लेकिन नोवियो, जो कुछ देर पहले कहने वाले थे, उसे छिपाना चाहते थे, उन्होंने विषय को बदल दिया और दूसरा सवाल उठा दिया। क्या प्रशिक्षण इसके लायक था? हाँ, ये संभव है। हाँ, अपने आप पर ज्यादा जोर मत डालो। अब थोड़ा आराम करो। मैं अपने तय रास्ते पर रहूंगा। लुसियन ने नोवियो को अलविदा कहा और कमरे से बाहर चला गया। युवा मास्टर एंथनी ने पहले सावधानीपूर्वक लुसियन को पुकारा। हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक ले चलूंगा। ये सही है। लुसियन सहमत हो गया क्योंकि उसे एंथनी से कुछ कहना था। क्लैक क्लैक। दालान में केवल दो लोगों के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। एंथनी। चुप्पी तोड़ते हुए लुसियन ने एंथनी को बुलाया। हाँ, युवा मास्टर, एंथनी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। भविष्य में तुम्हें किसी को सिखाना होगा। मुझे नहीं मालूम तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मुझे हमेशा से एक नौकर चाहिए था जो मेरे साथ रहे। मैंने किसी को बचाया है, इसलिए उसे सिखाओ। तो एंथनी हकलाया। जल्द ही उसकी आंखें नम हो गईं। मुझे गलत मत समझो, ये तुम्हारी वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि मुझे अभी तुम्हारी जरूरत है। युवा मास्टर, जो भी हो, उसके लिए धन्यवाद। एंथनी ने अपना सिर झुका लिया। मैं उसे पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगी, भले ही मुझे अपना सब कुछ देना पड़े। हाँ, उसे एक आदमी बनाओ। लुसियन ने अपने कमरे के सामने चलना बंद कर दिया। वापस जाओ। एंथनी को देखते हुए लुसियन के मुंह पर मुस्कान आ गई। हाँ, युवा मास्टर, एंथनी ने उदास आवाज में उत्तर दिया। नहीं। जब दरवाजा बंद हुआ तो लुसियन बिस्तर पर बैठ गया और जोर जोर से सांस लेने लगा। रट्टा, जो रजाई से जूझ रही थी, जल्द ही निराश हो गई क्योंकि वह लुसियन के हाथ को घूर रही थी। रत्ता शांति से प्रतीक्षा कर रहा था। हाँ, अच्छा रहो। लुसियन ने उदासीन स्वर में रत्ता को सहलाया। उन्होंने इसका प्रयोग तब किया जब यह उसके लिए उचित था, क्योंकि यदि वे रत्ता को खिलाते रहे तो मांस का प्रभाव कम हो गया। हे, मुझे भी ये पसंद है। रत्ता की पूंछ हिली। संकल्प। रसेल ने बहुत उत्साहित स्वर में लुसियन को पुकारा। लुसियन को यह अजीब लगा कि कुछ देर पहले उसके शिक्षक जोर से हंस रहे थे। तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुमने कोई नई प्रशिक्षण पद्धति खोज ली है? क्या मैं इतनी कुतिया दिखती हूं कि एक बीमार आदमी को लुढ़का दूं? मैंने वह कभी नहीं कहा। जब तक आप वापस नहीं आते। नहीं, एक शिक्षक के रूप में मैं इसे बर्दाश्त करूंगा।
रसेल ने अपना गुस्सा शांत किया और फिर से अपनी दोनों बाहें पार कर ली। क्या आपको कुछ अलग नजर नहीं आया? भूत भी अपने बाल काटता है, क्या तुम काट सकते हो? मैं नहीं, बल्कि आप। तुम्हारे कपड़े बदल गए हैं। ये पूछना मेरी गलती है। रसेल ने आह भरकर खिड़की की ओर इशारा किया। अपनी बाहें फैलाओ। वह नीला धागा जो मैंने पिछली बार देखा था। लुसियन को वह नीला धागा याद आया जो उसने बेहोश होने से पहले देखा था। उसे लगा जैसे उसने अंत में कुछ कटने की आवाज सुनी हो। लुसियन ने तुरंत अपनी बाहें समेट लीं और धूप से बाहर निकल गया। धीरे धीरे लुसियन की आंखें बड़ी हो गईं। खोया, मैंने कोई अंधकार नहीं खोया। हाँ। लुसियन की नजर रसेल पर पड़ी। प्रकाश के प्रति प्रतिरोध प्राप्त करने वाले एकमात्र जादूगर बनने पर बधाई। इसके बाद रसेल की बधाई सुनकर लुसियन दंग रह गया। क्या आप गंभीर हैं? मैं इसके साथ खिलवाड़ नहीं करता। क्या मुझे सच में प्रकाश सहनशीलता मिल गई है? हाँ, ये 20 में से एक स्तर के बराबर है। लेकिन इससे क्या? ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आपको क्या मिला है। रसेल ने गर्व भरे चेहरे से लुसियन की ओर देखा। मुझे ये कैसे मिला? लुसियन के मन में सवाल उठ गया। शायद राचों के लगातार सेवन के कारण। क्या ये प्रकाश के कारण है? लुसियन की आंखें एक पल के लिए चमक उठी जब उसने हाल ही में हुए प्रकाश हमले के बारे में सोचा। लुसियन, तुम्हारी आंखें थोड़ी अजीब हैं। रसेल ने लुसियन की आंखों में तीव्र दृढ़ता देखी, इसलिए अनजाने में ही उसकी भौहें फड़क उठी। मुझे बताओ, गुरुजी। सही। एक और जानकारी गायब थी। लुसियन को अंततः पता चल गया कि हल्केपन के प्रति सहनशीलता कैसे विकसित की जाए। तो उपन्यास में अंतिम बॉस जितना अधिक लड़ता है, उतना ही कम वह हल्केपन से प्रभावित होता है। अंतिम बॉस को मारने वाला नायक कितना शक्तिशाली था? ल्यूशन। रसेल ने लुसियन को बुलाया, जो बहुत खुश हुआ। ठीक है। लुसियन अपनी खुशी को रोक नहीं सका जब वह जो चाहता था वह उसके हाथ में आ गया। संगठन और भले ही यह पहला चरण है, प्रकाश का प्रतिरोध भी प्राप्त किया गया है। धीरे धीरे नींव का काम करते हुए उसका दिल धड़क रहा था। उसने सब कुछ अपने हाथों में ले लिया था। लुसियन ने अपने होठों को जोर से काटा। वह बहुत खुश था। ये वो चीजें थी जो उसे कभी नहीं मिलती अगर वो उसका भूतपूर्व रूप होता। इसलिए वह वाकई बहुत खुश था। मैं इस खुशी को कभी नहीं छीनने दूंगा, लुसियन ने सोचा, जैसे कोई चीज उसके गले तक पहुंच गई हो। भोज से पहले अभी भी कुछ काम बाकी था। जादूगर लुसियन को स्वयं को मुक्त करने के लिए शक्ति की आवश्यकता थी। अध्यापक, क्या आप थोड़ा संदिग्ध ढंग से हंस रहे हैं? रसेल ने लुसियन की संदिग्ध प्रतिक्रिया को नोटिस किया। ज्यादा मत सोचो और सो जाओ। मैं कुछ और भूतों को नियंत्रित करने के बारे में सोच रहा हूँ। वह अच्छी तरह सोया था और अच्छी हालत में था। अपनी बेहोशी की हालत में वह प्रशिक्षण नहीं ले सकता था। उसने सोचा कि यह भूत नियंत्रण जादू का उपयोग करने के लिए एक आदर्श दिन था। क्या? रसेल ने आश्चर्य से प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने लुसियन को ऐसे देखा जैसे वह कोई पागल आदमी हो। तारांकन। आह! भूत, जो चिल्लाता हुआ भाग रहा था, अचानक दीवार जैसा अंधेरा देखकर चौंक गया और जल्दी से पीछे मुड़ा। लेकिन लुसियन वहां खड़ा था। युवा जादूगर भूत के साथ खेलने में बहुत मजा ले रहा था। फिर भी, लुसियन की विकृत अवस्था उसके दिल में गहराई से जमा हुए आक्रोश को खत्म करने के लिए एकदम सही थी। वह एक बिल्कुल अलग व्यक्ति बन गया था। स्पक, कृपया मुझे छोड़ दो। मैं गलत था। भूत बहुत भयभीत हो गया और उसने लुसियन से बार बार विनती की।
लुसियन ने बिना कोई भावना प्रकट किए धीरे धीरे आगे बढ़कर उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया जहां वह पहले भी एक बार हमला कर चुका था। उन्होंने अपना अंधकार भूत में डालते हुए कहा, मेरे सामने समर्पण कर दो। आह! भूत दर्द से चिल्लाया और घुटनों के बल बैठ गया। ओह, मैं आपकी बात मानूंगा। मैं युवा मास्टर लुसियन की बात मानूंगा। आप 7वें नंबर पर हैं। लुसियन ने भूत के हाथ पर लगे काले तारे को देखा और कहा, नंबर 2। हाँ, युवा मास्टर लुसियन। दीवार के उस पार से भूत संख्या 2 ने लुसियन की पुकार का उत्तर दिया और वह ढके हुए क्षेत्र के अंदर भाग गया। 7, तुम इस हवेली में छिपे कीड़ों को खोजने में 2 लोगों की मदद करो। फिर नंबर 2 को रिपोर्ट करो। हम ये कैसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस विशाल भवन में केवल एक ही कीड़ा था? जितने अधिक भूतिया सीसीटीवी होंगे, उतना अच्छा होगा। निर्देश देने के बाद लुसियन ने एक पल के लिए खिड़की से बाहर देखा। उसे वहां कुछ महसूस हुआ। यह उस भूत से भिन्न था जो अब तक उसके सामने झुकता आया था। गुरुजी, क्या वहां कोई भूत है? ये सही है। अब आप धीरे धीरे भूत को महसूस कर सकते हैं। हाँ, ये सब आपकी बदौलत है। लेकिन आप अभी तक इसे पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं। क्या मेरा अंधेरा काफी नहीं है? ये सही है। भूत नियंत्रण जादू प्रभावी है, लेकिन अगर यह विफल हो जाता है, तो इसका आपके दिमाग पर सीधा असर होगा। अगर यह गंभीर है, तो आप पागल हो सकते हैं, इसलिए इसे धीरे धीरे करें। अपनी बात समाप्त करने के बाद रसेल ने लुसियन के कमरे का रास्ता दिखाया। मैं तुम्हें यहीं छोड़ देता हूँ, इसलिए रुको और आराम करो। मैं यही करने जा रहा था। मैं थोड़ा थक गया हूँ। लुसियन एक कदम पीछे हट गया और रट्टा को देखने लगा, जो बड़बड़ा रहा था। तो, जब रत्ता कहता है, रिपोर्ट करें, तो आश्चर्यचकित न हो और बस रिपोर्ट करें। समझे? रत्ता को भूत को विनम्रतापूर्वक समझाते हुए देखकर लुसियन दंग रह गया। यहाँ आओ, रत्ता। हाँ, रत्ता लुसियन के पीछे जोरदार तरीके से दौड़ा। रत्ता ने यह वह सिखाया। लुसियन उसकी आंखों में प्रशंसा की भीख मांगते हुए देखने के लिए अनिच्छुक था, लेकिन उसने अपने शब्द बाहर निकाले। हाँ, अच्छा काम है। रसेल के बारे में क्या? अच्छा काम। रसेल ने अनिच्छा से अपना मुंह हिलाया। हाँ, रत्ता की पूंछ तेजी से हिली, मानो वह संतुष्ट हो। तारांकन। 2 दिन बाद लुसियन को 2 दिन तक बिना हिले पड़े रहना पड़ा। उनके दरवाजे के सामने शूरवीरों को तैनात कर दिया गया था, ताकि किसी को भी आने की अनुमति न दी जाए, क्योंकि वह बिना अनुमति के ह्यूम और नोवियो से मिलने गए थे। प्रस्थान दोपहर 2 बजे है। लुसियन ने घड़ी की ओर देखा, सुबह के 8 बजे थे। सुबह करीब 5 बजे उसे रसेल से पता चला कि दरवाजे के सामने खड़ा शूरवीर चला गया है। उसे कुछ समय के लिए शहर जाना था और क्रैन से कुछ करवाना था। ह्यूम को मेरे दोहरे जीवन के बारे में जानना होगा। ह्यूम एंथनी से कई चीजें सीख रहे थे, विशेषकर उनकी लेखनी और एक बटलर के लिए उपयुक्त उनके कार्य। कभी कभी एंथनी लुसियन के कमरे में जाता और जब भी वह ह्यूम की स्थिति के बारे में बताता तो उसके कान दुखने लगते। हालांकि यह सिर्फ 2 दिन पहले ही हुआ था, लेकिन वह पहले से ही कुछ शब्द लिखने में सक्षम था, इसलिए वह इस बारे में शेखी बघारने के लिए आधे रास्ते पर था। आप कहाँ जा रहे हैं? रसेल रट्टा की पूंछ से रुक गया और सरसराहट की आवाज सुनकर लुसियन की ओर देखने लगा। मैं अपनी कंपनी जा रहा हूँ, नहीं, उस संगठन में जिसे मैंने बनाया है। रत्ता भी जाना चाहता है। रत्ता की आंखें चमक उठीं। क्या ये भोज की तैयारियों में व्यस्त होने का समय नहीं है? नौकरानियों ने कहा कि वे भी उत्साहित हैं क्योंकि आप पहली बार भोज में शामिल होने जा रहे हैं। पहली बार?
ऐसे फुसफुसाते हुए, क्या आप ये दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था? कुछ कपड़े पहनने में कितना समय लगता है? आप हमेशा की तरह नहीं जा रहे हैं, है ना? मेरी भी आंखें हैं। मैं अब पहले की तरह हुडी नहीं पहनूंगा, लुसियन ने कहा और अपनी भौहें सिकोड़ ली। वह रट्टा के साथ बाहर आया और ह्यूम के नए कमरे में गया। जब लुसियन ने दरवाज़ा खोला, तो ह्यूम दरवाजे पर ऐसे खड़ा था जैसे वह इंतज़ार कर रहा था। बाहर आओ। हाँ, लुसियन। नहीं, युवा मास्टर, ह्यूम ने लुसियन के निर्देशों पर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। तारांकन। लुसियन और ह्यूम उस सराय की ओर चले गए जहां क्रैन रह रहा था। शहर में प्रवेश करने से पहले, लुसियन ने ह्यूम को अपना रूप बदलकर महिला का रूप धारण करने का निर्देश देना नहीं भूला। सुनो ह्यूम, लुसियन ने मुखौटा पहने हुए कहा। मैं सुन रहा हूँ। अगर मैं ये मुखौटा पहनता हूँ, तो मेरा नाम हेमिल होगा। मुझे आपसे ईर्ष्या है कि आपके दो नाम हैं। रट्टा, जो चुपचाप ह्यूम की बातें सुन रही थी, उसने अपने कान खड़े करते हुए ईर्ष्या भरी निगाहों से लुसियन को देखा। रत्ता का सिर्फ एक ही नाम हो सकता है, ईर्ष्यालु। लुसियन उन दोनों के जवाब सुनकर कुछ देर के लिए अवाक रह गए। ये सिर्फ एक फर्जी नाम है ताकि यह छुपाया जा सके कि मैं एक जादूगर हूँ। ओह, ये तो दोहरी पहचान है ना? हाँ, आपको कोई दूसरा नाम लिखना होगा, क्यों नहीं? इसे एक उचित नाम के रूप में सोचिए। अच्छा ऐसा है। दस्तक दस्तक। लुसियन को भूत नंबर 1 ने बताया कि 3 लोगों को बचे हुए पैसे से एक कमरा मिल गया है। ये सराय से थोड़ा दूर था, इसलिए उसने सोचा कि उसे भूत नंबर 8 को ढूंढना होगा। कौन? जैसे ही स्ट्रॉ ने दरवाजा खोला वह शर्मिंदा हो गई। अरे, तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला? मैंने इसके बारे में सुना है। लुसियन के संदेहास्पद शब्दों पर स्ट्रॉ ने चारों ओर देखा और उससे आंख मिलाई। ये व्यक्ति कौन है? मेरा अनुरक्षक। आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं रेंटल हूँ। जब ह्यूम ने खुलकर मुस्कुराया तो स्ट्रॉ ने आधे चिंतनशील भाव से उसका अभिवादन किया। ओह, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं स्ट्रॉ हूँ। क्या तुम्हें बुनियादी शिष्टाचार पता है? लुसियन ने एक स्पष्ट व्यंग्य के बाद अंदर चले गए। अंदर गंदगी थी क्योंकि वे बस एक जगह की तलाश कर रहे थे। लुसियन भी कमरे में हेलोन को नहीं देख सका। आप क्या, कप्तान? स्ट्रॉ की बात काटते हुए लुसियन ने क्रैन की तलाश की। यह उस कमरे में है। जब रसेल ने एक कमरे की ओर इशारा किया, तो लुसियन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पैर आगे बढ़ाए। वह क्रैन से टकराया, जो बाहर आने ही वाला था। यह मेरा एस्कॉर्ट है, रेंटल। लुसियन ने स्वाभाविक रूप से ह्यूम का परिचय कराया और चौंके हुए क्रैन को देखा। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं क्रैन हूँ। दरवाज़ा बंद कर दो। लुसियन के निर्देश पर ह्यूम ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब जब मैंने तुम्हें उसका परिचय दे दिया है, तो मैं तुम्हें संक्षेप में बता दूंगा कि मैं आज क्यों आया हूँ। एक मिनट रुको। तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला? मैंने अभी तक सराय में कोई नोट भी नहीं छोड़ा है। मैंने सुन लिया। क्रैन ये पूछने में असमर्थ था कि उसने किससे सुना है। ये डरावना था और उसे डर था कि यह बिना किसी कारण के जानकारी खोदने का मामला होगा। संगठन को बढ़ने के लिए धन की आवश्यकता है। जैसे ही लुसियन ने विषय उठाया, क्रैन की नजरें बदल गईं। यह एकाग्रता का मामला था। संगठन में सबसे महत्वपूर्ण चीज पैसा था। तुम्हें लोगों की जरूरत पड़ेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात थी लोग। किसी के लिए भी ये देखना अजीब था कि एक कुलीन व्यक्ति लुसियन ने अचानक बहुत सारा पैसा कमा लिया। वह किसी भी तरह का संदेह पैदा नहीं करना चाहता था। कुलीन लुसियन को जो हासिल करना था, वह था उसी कुलीन का पक्ष।
आप पैसे और लोगों को बचा सकते हैं। रसेल को तुरंत ही लुसियन पर संदेह हो गया। यदि आपके पास लिखने के लिए कुछ है तो ले आइए। लुसियन ने सबसे पहले क्रैन को निर्देश दिया। जब वह सामान उठाने के लिए कमरे से बाहर गया तो लुसियन ने यह बात उठाई। मैं सिर्फ भोज में ही नहीं रुका था। दरअसल कुलीन वर्ग के लोग भोज में इसलिए शामिल हुए क्योंकि उन्हें जानकारी मिल गई थी। चूंकि भोज एक दूसरे से बातचीत का स्थान था, इसलिए कई लोगों को इसमें शामिल होना पड़ा। तभी मैंने कुछ उठाया। क्या ये जमीन में सिर गड़ाने से बेहतर नहीं होगा? लुसियन ने खुद की ओर इशारा करते हुए कहा, गुरुजी, मुझे उम्मीद है कि आप यह नहीं भूलेंगे कि मैं कौन हूँ। क्या मैं भूल सकता हूँ? आप काउंट क्रोनिया के सबसे छोटे बेटे हैं। मैं इसे यहाँ लाया हूँ, क्रैन ने हौंफते हुए कहा और दरवाजा खोला। लुसियन ने मेज की ओर उंगली उठाए और कहा, आपसे मैं जो भी कहूँ उसे लिख लेना। क्रैन दौड़कर डेस्क के पास गया और जवाब दिया, हाँ कृपया। संदेह से बचने के लिए लुसियन ने कुछ हद तक सफलता की वर्तमान दिशा पर ध्यान केंद्रित किया, तथा भोज से प्राप्त जानकारी की तुलना 2 वर्ष बाद उपन्यास के आरंभिक बिंदु से की। इसे लो और समान रूप से निवेश करो। लुसियन ने अपनी जेब से पैसों का बंडल निकाला। उसने क्रैन को बताया कि कुल 5 जगहें थीं। उनमें से प्रत्येक को 5,000 डेल में बेचा गया, जो कुल मिलाकर 25,000 डेल से ज्यादा था। ये है। क्रैन चुप हो गया। एक नज़र में ये बहुत बड़ी रकम थी। आखिर इतनी बड़ी रकम कहाँ से आती रही? वहाँ और भी लोग होंगे, इसलिए हमें कहीं और देखना चाहिए। मैं पता लगा लूंगा कि कहाँ। लुसियन अपनी सीट से उठे और क्रैन को 10,000 से अधिक सिक्के सौंप दिए। मुझे इसका उपयोग किस लिए करना चाहिए? ये वह पैसा है जो मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं कि अगर तुम मुसीबत में पड़ो तो तुम्हारा रक्तचाप न बढ़े। कोई परेशानी? कोई परेशानी? रसेल और क्रैन ने लगभग एक ही समय पर पूछा। मुझे लगता है कि तुम जल्द ही मुसीबत में पड़ने वाले हो। लुसियन ने विषय बदला और क्रैन से पूछने के लिए एक सवाल सोचा। मुझे पता है कि स्ट्रॉ और हिलोन ने ल्यूटियन मैजिक बैंक को लूटा था। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम अल्पविराम विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्रैन ने आश्चर्य से पूछा कि उसे यह कैसे पता चला। मैं ही पूछ रहा हूँ। आपको बस जवाब देना है। लुसियन ने क्रैन को सोचने का समय नहीं दिया। तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा? हमें पता नहीं। ठीक है, मुझे बताओ कि तुम क्या जानते हो। तुम्हें पता है मैं गुलाम था, है ना? क्रैन ने अपने गले में पहनी काली अंगूठी के निशान दिखाए। हाँ, अगर मुझे पता होता कि हमें किसने खरीदा है तो मैं उसे मार डालता, चाहे वह कुछ भी करे। क्रैन की आवाज गहरी घृणा से भरी हुई थी। जब आप पैसे वापस कर देंगे तो वे आपको छोड़ देंगे, लेकिन आपको अपनी पहचान छिपानी होगी ताकि कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। आप बहुत सावधान आदमी हैं। लुसियन ने ये देखते हुए कि क्रैन सच कह रहा था, पूछा, तो तुम्हें क्या निर्देश मिले थे? मुझे ल्यूटियन मैजिक बैंक से एक धातु का बक्सा लाने के लिए कहा गया था। आप नहीं जानते कि आप इसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं और किस प्रकार के बॉक्स के लिए। हाँ, मुझे नहीं पता। ये सिर्फ इस आकार के सभी बक्से लाने का आदेश था। क्रैन ने सीधे बॉक्स का आकार बताया। लुसियन को अपनी जेब में पड़ी बालियों का ख्याल आया। तुम्हें डिब्बे की क्या जरूरत है? उसने बैंक मैनेजर से सुना कि वहां 100 से ज्यादा धातु के बक्से थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके अंदर क्या है। मुझे लगता है कि मुझे टेला से पूछना होगा। लुसियन ने संयत स्वर में क्रैन को अलविदा कहा और कमरे से बाहर चला गया। मानो वह कोई अवरोध खड़ा कर रही हो, स्ट्रॉ बड़ी मेहनत से ब्रश जैसी वस्तु से अपरिचित पात्रों का चित्रांकन कर रही थी। संकल्प। रसेल ने चिंतित आंखों से लुसियन को पुकारा।
आपने ऐसा क्यों कहा कि परेशानी होगी? जब लुसियन को वह व्यक्ति मिल गया जिसने उसकी जानकारी बेची थी, तो उसने खुद ही इस समस्या को हल करने का फैसला किया। वह इस बात को लेकर थोड़ा चिंतित था कि रसेल को इस बारे में कैसे बताया जाए ताकि उसे कम डांटा जाए। कुआं, उद्धरण चिन्ह अल्पविराम अल्पविराम विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लुसियन की आवाज सुनकर स्ट्रॉ आश्चर्यचकित हो गई और उसने एक ब्रश जैसी वस्तु गिरा दी। तुमने मुझे डरा दिया। रसेल ने अपने चेहरे पर अजीब भाव के साथ अपना मुंह बंद कर लिया। लुसियन को ब्रश जैसी दिखने वाली किसी चीज की ओर इशारा करना पड़ा। क्या ये कोई ऐसी वस्तु है जिसका इस्तेमाल बैरियर जादूगर करता है? मुझे भी उत्सुकता है, ह्यूम ने पूछा, उसकी आंखें चमक रही थीं। स्ट्रॉ ने गिरी हुई वस्तु उठाए और धूल झाड़ते हुए कहा, यह मेरा मैना ब्रश है। क्या सभी बाधा जादूगर इन चीजों का उपयोग करते हैं? नहीं, औजार अलग अलग होते हैं, जैसे कि मन हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। ये है। स्ट्रॉ ने बीच रास्ते में ही बात करना बंद कर दिया। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तुमने मुझे लगभग सब कुछ बता दिया। लुसियन ने कहा, मानो उसने कुछ बेतुकी बात सुन ली हो। मेरा मतलब है, मैं सिर्फ इसलिए समझा रहा था क्योंकि लेडी रेंटल उत्सुक थी। स्ट्रॉ शर्मा गई और जल्दी से उस कमरे में चली गई जहां क्रैन था। ओह, आप इसे भाग्य का पहला सामना कहते हैं? ह्यूम के इस अपमानजनक सवाल पर लुसियन ने गुस्से से कहा, इसे ही बकवास कहते हैं। याद रखना। मुझे याद आया। ह्यूम खिलखिलाकर मुस्कुराए। लुसियन बाहर आया और पास में घूम रहे भूत पर अंधेरे में गोली चला दी। ये पहले ही पुष्टि हो चुकी थी कि जिस कमरे को क्रैन ने बचाया था, वह ऐसा स्थान था जहां शहर के बाहर कोई भी व्यक्ति नहीं था। उफ! भूत अंधेरे में चीखने और लड़खड़ाने लगा। लुसियन भूत के पास गया, उसके काले घाव को पकड़ लिया और अंधेरे में सांस लेने लगा। मेरे अधीन हो जाओ। भूत ने फिर से चीख मारी और किसी भी अन्य भूत की तुलना में तेजी से अपना मुंह खोला। मैं आपकी बात मानूंगा। तो कृपया रुकें। आप 8वें नंबर पर हैं। इस घर के लोगों पर नजर रखना आपका काम है, इसलिए इसे याद रखें। भूत संख्या 8 तब तक अस्थायी था जब तक उसे कोई दूसरा निवास स्थान नहीं मिल गया। क्या मुझे करना पड़ेगा? भूत के सवाल पर लुसियन ने अपना हाथ उठाया। करो, मैं करूंगा। मैं तो बस पूछ रहा था। ये वापस जा रहा है। लुसियन ने भूत का उत्तर सुना और वापस हवेली की ओर चल पड़ा। तारांकन। वाह! रत्ता ने पलटकर लुसियन की ओर देखा, जिसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे। लुसियन लुसियन नहीं है। सजावट बेहतर है। यहाँ तक कि रसेल ने भी सिर हिलाया। नौकरानियों के पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन उन्होंने अपना मुंह बंद रखा क्योंकि वे जानती थी कि लुसियन को शोर पसंद नहीं है। थका हुआ। लुसियन ने खुले तौर पर असहजता के लक्षण प्रदर्शित किए। और जब नौकरानियों ने उसका थका हुआ चेहरा देखा तो वे और भी ज्यादा उत्तेजित हो गईं। दरअसल वे भी आने वाली घटना को लेकर अपने मालिकों से ज्यादा उत्साहित थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि नोवियो ने भोज के लिए दर्जनों नए कपड़े तैयार किए थे। भोज में अभी एक दिन बाकी था। वे अभी से ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने अपना माप दोबारा कब लिया? लुसियन को अचानक एंथनी की याद आ गई। वह इसे अपनी आंखों से माप सकता था। दस्तक दस्तक। लुसियन ने दरवाजे पर दस्तक का जवाब दिया। उसकी आवाज में थकावट के लक्षण दिखाई दे रहे थे। अंदर आ जाओ। ओह, मेरे युवा स्वामी, मुझे लगता है कि आप आखिरकार वह रोशनी दिखा रहे हैं जो चली गई थी। आप इतने आकर्षक दिखते हैं कि आप एक ही बार में युवा महिलाओं का दिल जीत सकते हैं। एंथनी ने लुसियन को देखते ही बहुत ही चमकदार मुस्कान दी। अगर कोई यह न बताए कि वह लुसियन है तो कोई भी उसे पहचान नहीं पाएगा।
वह इतना चमकदार था कि वह एक अलग ही व्यक्ति लग रहा था। ये सब खोखली बातें हैं, लुसियन ने कड़वाहट से जवाब दिया। कभी नहीं, ये खोखले शब्द नहीं हैं, हैन्ना। एंथनी ने स्वाभाविक रूप से योगदान देने वाली महिलाओं को बोलने का मौका दिया। ये सही है। आप किसी भी अन्य युवा मास्टर की तुलना में एक रत्न की तरह हैं जिन्हें मैंने कभी देखा है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि ग्रे और समुद्र जैसे नीले रंग का संयोजन जो आपको भेड़ियों की याद दिलाता है, वह शब्दों से परे है। तब से लुसियन ने कठोर चेहरे वाली बड़बड़ाती नौकरानियों की तारीफें सुनी। मुझे नहीं पता कि मैंने इसे कैसे रोका क्योंकि मेरे मुंह में खुजली हो रही थी। लुसियन ने एंथनी की ओर देखा, लेकिन उसने रुकने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि जवाब दिया और हाँ कह दिया। हे, रत्ता को अभी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ तक कि रत्ता भी खुशी से उछल पड़ा। तुम्हारी क्या बात पर अड़ियल रवैया है? तुम्हारे बदल जाने के बाद तुम्हारे नौकर कितनी बार तुम्हारी चर्चा करते हैं। बेशक ये बेहतरी के लिए है। ध्यान से देखने पर रसेल भी बहुत उत्साहित था। एंथनी, जैसा तुम चाहो वैसा करो। तुम लोग अब चुप हो जाओ। लुसियन, जो अब इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, ने उन्हें रोक दिया। आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? ये सुनकर अच्छा लगा। रसेल नौकरानियों से लुसियन की अधिक प्रशंसा करने का आग्रह करना चाहता था। मैं सुनना जारी रखना चाहता हूँ। रत्ता भी। रत्ता जो उत्साह से दौड़ रहा था, उसने भी चलना बंद कर दिया। दस्तक दस्तक। तभी दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर एंथनी जल्दी से घड़ी देखने गया। उसने जल्दी ही एक लंबी सांस लेकर लुसियन से माफी मांगी। ओह मैं समय का ध्यान नहीं रख पाया। मुझे माफ कर दो, युवा मास्टर। क्या तुम अभी तक तैयार नहीं हो? कार्सन के आगमन पर कमरे में मौजूद सभी लोग झुक गए। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, एक नीला धागा दिखाई दिया जो लुसियन और कार्सन को जोड़ रहा था। नीले धागे के अचानक प्रकट होने से लुसियन घबरा गया। क्या कर रहे हो भाई? जब लुसियन ने पूछा तो कार्सन ने भी हैरानी भरी नजर से पूछा। क्या तुमने अपने पिता से नहीं सुना कि मैं इस भोज में अतिथि और अनुरक्षक के रूप में जा रहा हूँ? क्या? रसेल आश्चर्यचकित हुआ। इस भोज के लिए? लुसियन को कुछ दिन पहले नोवियो की झिझक याद आ गई जब उसने तनावग्रस्त नीला धागा देखा था। वह चिंतित था क्योंकि यह सामान्य नोवियो जैसा नहीं था। लुसियन को उस खींचे हुए नीले धागे का एहसास था। ऐसा लग रहा था जैसे धागा कार्सन से कह रहा हो कि उसे इस भोज में शामिल होना चाहिए। हालांकि जब वह पीछे आया तो कार्सन के पास उसकी देखभाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लुसियन ने अपना मुंह खोला और पूछा, क्या गेर्नो अब किसी मिशन पर है? नहीं। क्या आप व्यस्त आदमी नहीं हैं? मैं अभी भी गेर्नो के साथ जाऊंगा। मैंने इन दिनों आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। कार्सन ने शांति से कहा, जब मैं बदलाव संबंधी काम के कारण कुछ दिनों के लिए बाहर था, तो ये पहले की तुलना में बहुत अधिक बदल गया है। आप अचानक ये बात क्यों उठा रहे हैं? लुसियन को बिना किसी कारण के बेचैनी महसूस हुई। मैंने सुना है कि तुम आज सुबह बाहर थे। ये बस एक छोटी सी यात्रा थी। हाँ, इसीलिए मैं इस भोज में आ रहा हूँ क्योंकि मैंने तय कर लिया है कि गेर्नो तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता, जो नहीं जानता कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो फिर भाई, कृपया सुनिश्चित करें कि आप यहाँ मेरी आज़ादी की गारंटी देते हैं। चूंकि यह ऐसा काम था जो नोवियो और कार्सन ने उनसे परामर्श किए बिना किया था, इसलिए लुसियन ने बस इतना ही कहा, मुझे पता है। और उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। लुसियन ने दृढ़ता से कहा, यदि आप ये वादा नहीं करते हैं, तो मैं इसे अस्वीकार कर दूंगा। भोज स्थल पर जाते समय उसे ल्यूटन मैजिक बैंक में रुकना पड़ा और रसेल का मुखौटा लेना पड़ा।
अन्यथा अगर वह नहीं कर सकता था जो वह चाहता था, तो उसे कड़ी निगरानी का सामना करना पड़ता। तनावपूर्ण माहौल में एंथनी और नौकरानियां लुसियन और कार्सन की ओर देख रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में कोई भी उन्हें ये बताने की स्थिति में नहीं था कि उन्हें क्या करना चाहिए। उस समय कार्सन हंसे। मुझे पता है कि तुम किस बात को लेकर चिंतित हो। मैं तुम्हारी आज़ादी की गारंटी लूंगा। लुसियन ने कार्सन के अगले शब्दों की प्रतीक्षा की। लेकिन जान ले कि आपकी सुरक्षा आपकी स्वतंत्रता से पहले आती है। हाँ, मैं इससे सहमत हूँ। सुरक्षा के आधार पर स्वतंत्रता की गारंटी दी गई थी, और प्रतिभाशाली शूरवीर कार्सन एक अनुरक्षक के रूप में साथ चले गए। इससे अधिक वह क्या कह सकते थे। लुसियन भी मुस्कुराया। मैं तुम्हारी अच्छी सेहत की कामना करता हूँ भाई। तारांकन। ये भोज राजधानी के मध्य भाग में आयोजित किया गया था। क्रोनिया परिवार का स्थान पश्चिम की ओर बदल दिया गया तथा गेट का उपयोग केंद्र की ओर जाने के लिए किया जाना था। कुछ लोग तो क्रोनिया परिवार का प्रतीक चिन्ह देखने के बाद भी आपके पीछे भागते हैं। कार्सन ने अपना भारी मुंह खोला। वह इतनी दूर तक नहीं गया कि उसे लगे कि सचमुच उसकी किस्मत खराब है, और उसके वैगनों पर अक्सर हमले होते रहते थे। भोज के अगले दिन हमें उन सभी डाकुओं का सफाया कर देना चाहिए जो अपनी जगह नहीं जानते। लुसियन को पता था कि यह अजीब स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही थी। नीला धागा खुद कार्सन और छापा मारने आए डाकुओं से जुड़ा हुआ था। नीला धागा तब भी नहीं कटा जब अनुरक्षकों के पीछे आए शूरवीरों ने डाकुओं को हरा दिया। एक डाकू कुछ देर के लिए गायब हो गया, और थोड़ी देर बाद कहीं से प्रकट हुआ एक डाकू एक नए धागे से जुड़ गया। यह अप्रिय है। लुसियन के मन में अचानक एक अजीब विचार आया। क्या इसने एक ऐसी मजबूरी वाली स्थिति पैदा नहीं कर दी थी, जैसे कि यह नीले धागे को कटने से रोक रहा हो। डाकुओं ने क्रोनिया परिवार की बातें अवश्य सीख ली होंगी। मत जाओ। कार्सन खुद को रोक नहीं सका और वैगन का दरवाजा खोल दिया। क्या गलत? कार्सन के जाते ही रसेल ने पूछा। लुसियन का चेहरा कुछ देर तक उदास रहा। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या डाकू इतने मूर्ख होते हैं। क्योंकि वे मूर्ख हैं, वे तुम्हें मारने के लिए तुम पर हमला करेंगे। यदि तुम कम मूर्ख होते तो क्या तुम शूरवीरों द्वारा संरक्षित गाड़ी पर हमला करते? ये बात अपने आप में सही थी, लेकिन लुसियन को अब भी लगा कि स्थिति अजीब है। कुरकुरा। उसने गाड़ी पर कुछ घिसने की आवाज सुनी और अंततः वह नीला धागा, जिससे वह परेशान था, कट गया। लुसियन ने रट्टा को सहलाते हुए आह भरी। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया। उसने पहले कभी इतना कठोर नीला धागा नहीं देखा था, और इससे भी अधिक, यह इस बार क्यों दिखाई दिया। डाकुओं को हराने के बाद ही वह क्यों गायब हो गया। हर चीज का कारण जानना मुश्किल था। यह अब और नहीं दिखेगा। इससे निश्चित रूप से सत्ता में अंतर दिख गया। कार्सन बिना एक बूंद पसीना बहाए वैगन पर चढ़ गया। तो ऐसे कमीने के बारे में चिंता मत करो लुसियन। क्या ऐसा अक्सर होता है? ऐसा बहुत कम ही होता था, अगर अक्सर नहीं। वैसे भी वे समाज की बुराइयां हैं, इसलिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। समाज की बुराई। लुसियन की आंखें एक पल के लिए कांप उठीं। उसे लगा कि कहीं वह खलनायक के साथ इसलिए उलझा हुआ है क्योंकि वह खुद खलनायक है। मुझे यकीन है कि मैंने जो चीजें बदली हैं, वे तितली प्रभाव के कारण अलग होंगी। तितली प्रभाव का अर्थ है एक छोटा परिवर्तन जो एक निश्चित समय में एक बड़े प्रभाव का कारण बनता है, जैसे डोमिनो प्रभाव या श्रृंखला प्रतिक्रिया। लुसियन ने खट्टे चेहरे के साथ खिड़की से बाहर देखा। लुसियन। कार्सन ने चुपचाप लुसियन को बुलाया। इस बारे में सोचो तो आपको बस बैठना होगा। हाँ। कार्सन ने अपनी जेब में हाथ डाला और रेत का थैला कुर्सी के पास रख दिया। धप।
जब उसने एक बहुत भारी ध्वनि सुनी, तो रत्ता ने अपने कान खड़े करके रुचि दिखाए, और लुसियन को अपनी रीढ़ से उठती ठंडी अनुभूति का सामना करना पड़ा। इसे लें।